वेलकम टू डिट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्लड यूनिट का थर्ड टॉपिक जो कि है ब्लड क्लॉटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। तो अब हम चालू करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। सबसे पहले तो ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड का क्लॉट कर जाना। जब भी हमारे शरीर में कोई इंजरी होती है या हमारे ब्लड का जब आउटफ्लो होने लगता है तो हमारा ब्लड ऑटोमेटिकली क्लॉट का बन जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, कोगुलेट कर जाता है और फ्लूइड का लॉस बचाता है। कैसे होता है, किस प्रोसेस होता है और क्यों होता है, ये अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ये एक प्रोसेस है जिससे कि क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लॉट का मतलब क्या होता है। क्लॉट का मतलब होता है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेट। जैसे कि हमने देखा होगा जब हम शेव कराते हैं तो हम देखते हैं कि पोटास एलम लेके, फिटकरी लेके चेहरे पे लगाया जाता है। वो जो शेव करते हैं उसके बाद लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब ब्लड कट जाता है, अगर स्किन कट जाती है और ब्लड निकलने लगता है तो उसकी वजह से जो हमारे ब्लड में प्रोटीन्स हैं वो फिटकरी की वजह से प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, तो उसकी वजह से आउटफ्लो ब्लड का रुक जाता है। कैसे होता है? पॉजिटिव फीडबैक की वजह से होता है। जब भी कोई हमारे बॉडी में कट या इंजरी होती है, इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी होती है, तो हमारे बॉडी में एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि यहाँ पर अब लॉस हो रहा है ब्लड का, तो उसकी वजह से तुरंत क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने पढ़ा था कि ये कुछ स्पेशल फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड में पहले से अवेलेबल हैं। वो कब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं? वो एक्टिवेट तभी होते हैं जब एक पॉजिटिव फीडबैक आता है आफ्टर जब कोई इंजरी हो जाती है उसके बाद। तो उसके बाद द क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ये बात हमें ध्यान रखना है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो एक दूसरे को एक प्रोसेस में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जाके एक्टिवेट करते हैं और लास्ट में क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन द ब्लड। जैसे मैंने बताया था 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और ये एक दूसरे को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एक्टिवेट करते हैं और लास्ट में जाके क्लॉट बनाता है। ठीक है, तो कौन से वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? पहला फाइब्रोनोजेन, ये वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है। पहला फाइब्रोनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा टिश्यू फैक्टर, चौथा कैल्शियम फैक्टर, पांचवा लेबाइल फैक्टर, छठवा स्टेबल फैक्टर, 7 एब्सेंट, 8 एंटी हीमोफिलिक ए, 9th फैक्टर क्रिसमस फैक्टर, 10वां फैक्टर स्टुवर्ट फैक्टर, 11वां एंटी हीमोफिलिक सी, 12वां हैजमैन फैक्टर, एक साइंटिस्ट के नाम के बाद पढ़ा है, 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या FSF। एक चीज़ देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो 7th फैक्टर है ये एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि हमें पता है साइंटिस्ट ने, जब रिसर्चर्स ने ढूंढा, ये पता है कि एक 7th फैक्टर अवेलेबल है लेकिन उसका नाम नहीं पता है। इसलिए कई सारी बुक में हमें ये देखने को मिलेगा कि 7th फैक्टर को स्किप कर दिया और 6th के बाद 8th फैक्टर का नाम लिखा हुआ। तो उसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको एज ए एब्सेंट पढ़ेंगे कि वो एब्सेंट है। दूसरी बात, ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ ये एक ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, ये जिस तरह से ढूंढा गया था उस तरह से लिखा हुआ। ये हमें ये नहीं सोचना है कि एक 1 2 को एक्टिवेट करता, 2 3 को एक्टिवेट करता, 3 4 को। एक्चुअली में जैसे जैसे जब साइंटिस्ट ने ढूंढा उस हिसाब से उनका नाम इसका नाम रख दिया गया। तो फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, 2nd, 3rd टिश्यू फैक्टर, 4th कैल्शियम फैक्टर, 5th लेबाइल फैक्टर, 6th स्टेबल फैक्टर, 7th एब्सेंट, 8th एंटी हीमोफिलिक ए, 9th फैक्टर क्रिसमस फैक्टर, 10th स्टुवर्ट फैक्टर, 11th एंटी हीमोफिलिक सी, 12th हैजमैन फैक्टर और 13 जो होगा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा। ये 13 फैक्टर अब एक दूसरे को कैसे एक्टिवेट करते हैं, क्या करते हैं, वो अब हमें पढ़ना है। तो अब हम चालू करते हैं पाथवे ऑफ क्लॉटिंग। पाथवे ऑफ क्लॉटिंग क्या होता है? क्लॉट बनने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं पाथवे। किस पाथवे में हो रहा है? 2 पाथवे हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक एक्सटेंसिव पाथवे। जब किसी ब्लड वेसल्स में कोई इंजरी होती है या डैमेज होता है तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है, और जब किसी टिश्यू में डैमेज होता है और वो टिश्यू हमारे ब्लड में जाके जब फ्लो करते हैं, जब ब्लड में आते हैं तो एक्सटेंसिव पाथवे। तो टिश्यू में एक्सटेंसिव और ब्लड वेसल्स में इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, लॉन्ग पाथवे है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पाथवे है, लेकिन जो
डैमेज टिश्यू पाथवे, एक्सटेंसिव पाथवे, थोड़ा वो शॉर्ट पाथवे, ठीक है। उसके बाद इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। 12 फैक्टर है हमारा हैजमैन फैक्टर। तो हैजमैन फैक्टर सबसे पहले ब्लड में जब तक कोई डैमेज नहीं होगा तब तक सब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई डैमेज होगा तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे और 12th ए यानी कि एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आएंगे तो फैक्टर 11th को, मैंने बताया था एक प्रोसेस है, प्रोसेस के वाइज होंगे ये। 12th फैक्टर जैसे एक्टिवेट होंगे, फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेंगे, 11th एक्टिवेटेड हो जाएंगे, 9th को एक्टिवेट करेंगे, 9th ए, 9th एक्टिवेटेड हो जाएंगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड कैल्शियम फैक्टर 10th को एक्टिवेट करेंगे। जो फैक्टर 10th होता है वो कैस्केड पाथवे होता है, कैस्केड स्टेप होता है, ठीक है। जब 10th एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सारे सेकेंड फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। सेकेंड ए फैक्टर यानी कि हमारा प्रोथ्रोम्बिन वाला फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये फर्स्ट फैक्टर यानी कि फाइब्रोनोजेन को जाके एक्टिवेट कर देगा। फाइब्रोनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 13 यानी कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इस फाइब्रोनोजेन को एक स्टेबल फॉर्म दे देंगे और क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। ये बात थी इंट्रिंसिक पाथवे की। फिर से सुन लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर 12 वो जाके एक्टिवेट होगा और 12th ए बनाएगा, यानी कि हैजमैन फैक्टर सबसे पहले एक्टिवेट होगा और हैजमैन एक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेटेड हैजमैन हो जाएगा और फैक्टर 11th को एक्टिवेट करेगा। 11th जब एक्टिवेट होगा 11th ए तो जाके फैक्टर 9th को एक्टिवेट करेगा, 9th 10th को एक्टिवेट करेगा, 10th ए बनेगा। 10th ए सेकेंड फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, सेकेंड फैक्टर फर्स्ट को एक्टिवेट करेगा और फर्स्ट फैक्टर यानी कि फाइब्रोनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ 13 फैक्टर के प्रेजेंट में फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के प्रेजेंस में क्लॉट बनाने की। ये तो बात ही इंट्रिंसिक पाथवे की। अब एक्सटेंसिव पाथवे पे आते हैं। एक्सटेंसिव पाथवे में क्या होगा, जैसे ही कोई टिश्यू डैमेज होगा तो सबसे पहले 7th फैक्टर यानी कि जो हमारा फैक्टर जिनके बारे में हमें नहीं पता, एब्सेंट फैक्टर, वो जाके एक्टिवेट होंगे और फैक्टर 10th को एक्टिवेट कर देंगे। 10th ए एक्टिवेटेड हो जाएगा, 10th सेकेंड को करेगा, सेकेंड फर्स्ट को करेगा और फर्स्ट यानी कि फाइब्रोनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ 13 फैक्टर क्लॉट बना लेगा। दोनों में एक चीज कॉमन है, जब फैक्टर 10th यानी कि कैसफैक्ट 10th फैक्टर तक अलग अलग है लेकिन 10th के बाद सेम है। तो अगर हम चाहें तो दोनों को एक साथ करके 10th फैक्टर के बाद पूरा सेम लिख सकते हैं, उससे आसानी होगी याद करने में। लेकिन ये कैस्केड जो स्टेप है, कैस्केड स्टेप यानी कि 10th फैक्टर दोनों में एक्टिवेट होंगे और 10th फैक्टर के एक्टिवेट होने के बाद, स्टुवर्ट फैक्टर के एक्टिवेट होने के बाद वो हमारे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन को एक्टिवेट करेंगे, फाइब्रोनोजेन जाके क्लॉट बनाएंगे लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ 13 फैक्टर। तो 13 फैक्टर होगा, इनमें से एक भी फैक्टर अगर कहीं स्टेप में मिस होता है तो क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक है। ये था प्रोसेस क्लॉटिंग का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।